कि किस तरह से प्रोज जो है वो राइज करता है 16th सेंचुरी में। और प्रोज पर्टिकुलरली जो लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी थी उसमें प्रोज ने किस तरह से मूव किया, या उसमें जो चीजें जो हैं वो किस तरह से मतलब एंगेज होती हैं। अब अगर हम लोग फर्दर टेक ऑन करते हैं तो जो सरमन राइटिंग है, यानी सरमन्स जो थे, जो मजहबी खिताबात थे, वो राइज करते हैं टू अ लेवल ऑफ लिटरेरी इंपॉर्टेंस। और जैसा कि मैं प्रीवियसली भी आप लोगों के साथ बात कर रहा था कि डन उसमें एक अहम तरीन नाम रहा है। और जॉन डन के जो सरमन्स हैं, और खास तौर पर जो 160 सरमन्स हैं, वो गॉड के ऊपर अनफ्लिंचिंग फेथ को जाहिर करते हैं। 1630 में डन का लिखा गया सरमन डेथ्स ड्यूल, उसमें कई फीचर्स हैं उसकी पोइट्री की। उस दौर में सिर्फ डन नहीं बल्कि जेम्स उशर और जोसेफ हाल जैसे लोग हमें नजर आते हैं। जेम्स उशर का ताल्लुक डबलिन आयरलैंड से था और वो प्रोटेस्टेंट फैमिली से ताल्लुक रखता था। वो बिशप ऑफ मीट और आर्च बिशप ऑफ अरामगा जो है वो बना, और वहीं पर वो मतलब जो है वो रहा ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन इंग्लैंड। पूरी जिंदगी उसने वहां गुजारी। और उसके जो आर्गुमेंट्स हैं वो प्लेन है, स्टाइल बहुत इजी है। उसके बाद जोसेफ हॉल कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ, और वो प्यूरिटन था जैसे मिल्टन, और ये हार्डलाइनर थे मजहब के हवाले से, और ये समझते थे कि मजहबी जो रूट्स हैं वो रेनेसेंस एज में वीक हो रही हैं। यही वजह है कि जब बादशाह के खिलाफ अनरेस्ट पैदा होता है तो ये लोग यहां से छोड़कर न्यू इंग्लैंड, न्यू अमेरिका जो है वो चले जाते हैं। हाल के भी जो डिवोशनल एंड थियोलॉजिकल वर्क्स हैं वो कई ज्यादा हैं, जिसमें ट्रैक्ट्स हैं, सरमन्स हैं, ट्रीटीज हैं। और वो मोस्ट लिटरेरी ऑफ द थियोलॉजियंस ऑफ द टाइम जो है वो माना जाता है। यहां से जो जील फॉर लर्निंग और स्पिरिट फॉर एडवेंचर जो है वो बड़ी अहम नजर आती है अर्ली एलिजाबेथन एज में। और फ्रीक्वेंट ट्रांसलेशंस के अंदर भी ये चीज हमें मतलब जो है वो दिखाई देती है, द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। चूंकि एलिजाबेथन एरा मतलब जो है वो इस स्पिरिट ऑफ एडवेंचर का बहुत ज्यादा मतलब ये प्रमोट कर रहा था, और क्वीन एलिजाबेथ ने उस वक्त लोगों को कायल किया था कि आप जो है
वो दीगर सरजमीनों को एक्सप्लोर करें और आपको इनामो कराम से नवाजा जाएगा। तो एडवेंचर, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर जो है वो, फिर ज़ील ऑफ लर्निंग, एलिज़ाबेथन एज, मतलब जो है वो रिनेसेंस पीरियड को बिल्कुल हम शिफ्ट कर देते हैं एक नए मतलब पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, कि जहां पर एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल ऊपर के सामने आता है। ट्रांसलेशन जो उस दौर में की जा रही थी, उसमें लिटिल फॉर वर्बल एक्यूरेसी, और सम टाइम जो था वो कंटेंट टू ट्रांसलेट फ्रॉम अ ट्रांसलेशन, फ्रेंच वर्जन टू लेटन टेक्स्ट, और वहां से फिर दीगर लैंग्वेजेस के अंदर। अगर आप उस दौर की लिटरेरी क्रिटिसिज्म की आप बात करें, तो ये जाहिर करती है कि गोइंग स्टेचर ऑफ द नेशनल लिटरेचर इंग्लैंड के अंदर, मतलब जो है वो एक तरह से मतलब जो है वो नेशनल लिटरेचर जो है वो ग्रो करता है, और रियलाइजेशन ऑफ द नीड टू एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग के लिखने के, और जो लिटरेरी असूल हैं वो वजह किए जाए। जो क्रिटिक्स थे टर्न टू द क्लासिक्स फॉर देयर गाइड्स एंड मॉडल्स, वो ज्यादातर कंसर्न थे 3 टॉपिक्स के साथ, द स्टेटस एंड वैल्यू ऑफ पोइट्री। और खास तौर पर उस वक्त फिलिप सिडनी एक बहुत बड़ा हमें क्रिटिक हमें नजर आता है। द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिकल मॉडल्स, कि अगर आपने ट्रेजेडी लिखनी है, अगर आपने जो है वो एपिक लिखनी है, तो आपको क्लासिकल मॉडल्स, ग्रीक मॉडल्स को फॉलो करना होगा। और मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ राइम, एक अच्छी नज्म के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या। स्टीफन गॉसन वाज द मैन हु अटैक्ड पोइट्री एज इमोरल, और कहा कि, और ये प्यूरिटेनिकल ट्रीटाइज में मतलब वो जो है वो उसको अब्यूज करता है, स्टीफन गॉसन, द स्कूल ऑफ अब्यूज। और सिडनी ने उस इरा के अंदर अपॉलजी ऑफ पोइट्री 1582 में लिखी। उसके बाद विलियम वेब इन अ डिस्कोर्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री के फर्स्ट हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ पोइट्स एंड पोइट्री का किया। फिर पुट हैनम्स द आर्ट ऑफ इंग्लिश पोइट्री इज द फर्स्ट सिस्टमैटिक कंसिडरेशन ऑफ पोइट्री, कि जब पोइट्री का डिफेंस हुआ एज एन आर्ट। उसके बाद मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ राइम कल्मिनेट होते हैं चैंपियन एंड डिनायल, कैंपियन एंड डिनायल, बिटवीन कैंपियन एंड डैनियल, or in reply to Campion's condemnation of rhyme in his observation in art of English prose, Daniel's famous A Defense of Rhyme asserted the right of every literature to its own custom and tradition, कि हर customs और tradition को ये हक है कि वो अपने आप को इसके साथ engage कर सकें, उसमें मतलब जो है वो everyone keeps the right, हर एक के पास ये हक हासिल है। अब यहां से फर्दर जो अगर दूसरी साइड पर आप बात कर लें, तो पम्फलेट्स, कैरेक्टर स्केचेस और अदर मिसलेनियस राइटिंग्स, इंग्लिश एसेज जो है वो डेवलप होते हैं द वर्क्स ऑफ बेकन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट नेम ऑफ एलिजाबेथन एज। इंग्लिश एसे की अपनी रूट्स हैं एलिजाबेथन पीरियड में, और इन द मिसलेनियस वर्क ऑफ लॉज, लिलियन ग्रीन एंड अदर लिटरेरी फ्रीलांसर्स, और फ्रीलांसर जो है वो हमें नजर आते हैं। सिडनी की अपॉलजी फॉर पोइट्री अटेन्स अ रुडिमेंट्री एसे फॉर्म, के जो उसकी अपॉलजी फॉर पोइट्री है, जिस अंदाज से वो पोइट्री का डिफेंड करता है, वो बुनियादी तौर पर एक फंडामेंटल जो है वो एक हमें मतलब एक ऐसे, और आप कह सकते हैं कि उस वक्त ये उस तरह से फुली डेवलप नजर नहीं आता, नो डाउट, लेकिन वो चीजों को पूरी तरह से आपस में लिंक करता है।
लेकिन जो फर्स्ट इंग्लिश रियल इंग्लिश एसेज था वो बेकन था, जिसने अपनी शॉर्ट सीरीज ऑफ एसेज 1597 में पब्लिश किया। इंशाल्लाह हम लेटर सेशंस में उसके ऊपर भी बात होगी। उसके अंदर वी हैव द मिसलेनी ऑफ थीम एंड द ब्रेविटी एंड म्यूजिंग ऑफ फिलोसफर। इख्तिसार नजर आता है, म्यूज करता है फिलोसफर के तौर पर। तो ये वो चीजें हैं जो हमें 16th सेंचुरी में एलिज़ाबेथन एज में हमें नजर आती। उसके बाद आगाज 17th सेंचुरी का होता है और उसमें फर्दर हमें बड़े नाम जो हैं वो डेवलप होते हुए दिखाई देते हैं। जी, यहां से रीडर The development of English prose in 17th century can be divided into two periods. Period in the age of Milton. प्रोज इन द एज ऑफ मिल्टन, कि मिल्टन के जमाने में प्रोज कैसा था, एंड प्रोज ड्यूरिंग रेस्टोरेशन पीरियड, कि रेस्टोरेशन पीरियड में जो प्रोज जो था वो किस तरह से था। और ये रेस्टोरेशन पीरियड जो है वो बुनियादी तौर पर हमें नजर आता है कि जब ओलिवर क्रमोवेल का दौर जो है वो गुजर जाता है और दोबारा से रिस्टोर किया जाता है मोनार्की को वहां पर। तो ये उस दौर के अंदर की बात हो रही है। जी, yes. During the mid-17th century, or rather the age of Milton, the development of prose carried on from the previous age, inspired the hampering effects of the civil strife. The prose output was copious and excellent in kind. बादशाह की लोगों के साथ लड़ाई मौजूद थी और मिल्टन जो था वो बादशाह के खिलाफ था। अगर आप पैराडाइज लॉस्ट को देखें तो जो उसने एक सबलाइम ब्यूटी दी है सेटन को, उसमें एक कमेंट ये भी है कि मिल्टन वॉज डेवल्स पार्टी। तो मिल्टन का ताल्लुक कहां से था? डेवल्स पार्टी से था। तो उस वक्त सिविल स्ट्राइफ मौजूद थी। द प्रोज आउटपुट वाज copious and excellent in kind. नोटेबल एडवांस था इन द सरमन राइटिंग, पैम्फलेट्स जो थे वो अबंडेंट थे। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, फिलॉसफी, मिसलेनियस काइंड वर वेल प्रेजेंटेड और रिमार्केबल एडवांस थी प्रोज स्टाइल के। इस एज का cultivated in a style very different from the Elizabethan and 16th century prose. Prose writer, grand style, which Bacon and Hooker never anticipated. और मिल्टन जैसे लोग, चूंकि ये न्यो क्लासिकल एरा जो है वो एलिज़ाबेथन के बाद हमें नजर आता है, और न्यो क्लासिकल एरा के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि वर्बोसिटी, और इसी वजह से मिल्टन के स्टाइल को सूडो स्टाइल भी कहा जाता है। टी.एस. इलियट इस हवाले से बहुत बड़ा हार्श क्रिटिक है मिल्टन का। उसने बहुत स्ट्रांगली मिल्टन को क्रिटिसाइज किया कि दैट ही वाज द मैन हु करप्टेड द इंग्लिश लैंग्वेज, हु करप्टेड इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये ग्रैंड स्टाइल, वर्बल, वो बहुत बड़ी वर्बोसिटी को यूज करना, ये अपनी शान समझते थे। लेकिन ये स्ट्रक्चर में लूज था, ओवर कलर्ड, एलैबोरेट, और फिर उसके बाद हमें ये वेवर्ड भी नजर आता है। राइटर्स इंडल्ज too freely in the use of Latinized words of classical construction. Despite some drawbacks, the prose of the period has many qualities. Freshness of form. 17th century is the first great period of modern English prose.
when it was forming under the classical influence but independent of the French impact. In subject matter, it represents the self-conscious and personal interest of the time. के लोगों के उस वक्त तवज्जो क्या थी। ये वो पीरियड था जिसमें बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, हिस्ट्री, पर्सनल एसेज जो थे वो लोग लिख रहे थे, और स्ट्रांगली रिलीजियस और थियोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल कैरेक्टर मौजूद है। इसमें रॉबर्ट बर्टन, सर थॉमस ब्राउन, जेरेमी टेलर, थॉमस फुलर, जैक वॉल्टन और जॉन मिल्टन जैसे नाम जो हैं वो हमें नजर आते हैं। तो इस तरह से इस एज को हम आसानी से एवेल्युएट कर सकते हैं। जी, With the exception of the work of Dryden and Bunyan, the prose work of the Restoration time is the little movement. हाँ, इज ऑफ Dryden's prose मतलब उस तरह से जो है वो ड्राइडन का मतलब उस तरह से ये अहम हमें नजर नहीं आते। ये द प्रोज वर्क ऑफ द रेस्टोरेशन टाइम इज ऑफ द लिटिल मोमेंट, जो दूसरा पीरियड है। ड्राइडन्स प्रोज इज ऑलमोस्ट एंटायरली डिवोटेड टू लिटरेरी गिफ्ट्स, कि वो लिटरेरी, एंड बनियंस कंट्रीब्यूशन शोज अ रिमार्केबल डेवलपमेंट ऑफ द प्रोज एलेगरी। दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एलेगरी के इमेजिनरी स्टोरी और इमेजिनेशन के ऊपर यहां से फिर जन्म हुआ एलेग्रिकल प्रोज का, जहां से इमेजिनेटिव प्रोज की बात की गई, रोमांटिक प्रोज की बात हुई, और यहीं से फिर हमारा एक और राइटर हमें नजर आता है जिसका नाम जोनाथन स्विफ्ट था, और जिसके गुलिवर ट्रेवल्स जो हैं वो मतलब वर्ल्ड फेम हासिल किया, पूरी दुनिया के अंदर पड़ा और उसको अंडरस्टैंड किया गया। और ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर जो एक एलेग्रिकल डॉक्यूमेंट, जिसको क्रिटिकल एलेग्रिकल डॉक्यूमेंट कहा जाता है, वो इसको माना जाता है। तो जो रिमाइंडर ऑफ द प्रोज राइटर्स थे वो पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, थियोलॉजिकल और अदर मिसलेनियस सब्जेक्ट्स को वो डील करते थे। जी, though the prose writing of restorations are not great in bulk, it shows a profound change in style. ये बात याद रखनी है आपने कि रेस्टोरेशन पीरियड में आपको इतना ज्यादा प्रोज डेवलप होता हुआ नजर नहीं आता एज कंपेयर टू जो पहला जो पीरियड था, उसमें जो डेवलपमेंट आपको नजर आती है 17th सेंचुरी प्रोज में, वो उस तरह से डेवलपमेंट आपको यहां पर नजर नहीं आती। और रेस्टोरेशन पीरियड 1660 से जब चार्ल्स टू जो है वो अपने ओहदे का हलफ उठाता है, और इस दौर में हमें को खास मतलब डेवलपमेंट उस तरह से नजर नहीं आती। जी, It shows a profound change in style. Previous writers such as Browning, Claiborne, and Hobbes had done remarkable and beautiful work in prose, but their style had not yet found itself. It was revolved and erratic, often cumbrous, and often obscure, क्लियर नहीं था, वेटेड विद लेटिनाइज्ड कंस्ट्रक्शन एंड वोकैबुलरी। यानी कि अभी तक अंग्रेजी प्रोज फुली अंग्रेजी नहीं हुआ, उसमें बारोड जो फ्रेजेस हैं वो लिए जाते। Dryden's time prose begins definitely to find its feet. No doubt, Dryden जो है, or it acquires a general utility and permanence. It is smoothened and straightened, simplified and harmonized. This is the age of average prose, and it prepares the way for the works of Swift and Addison. Not that Dryden's style is flawless. It is sometimes involved and obscure. There are little slips of grammar and many slips of expression. Little slips of grammar and many slips of expression. But on the average, it is high quality. In the case of Bunyan, the style becomes plainer still. The style जो था वो plainer जो है वो clear, but it's powerful and effective. Pepys and Evelyn have no pretensions to style as such, but their work is admirably expressed. ये माना जाता है कि उनका काम जो है वो बहुत अच्छे से मतलब जो है वो एक्सप्रेस किया गया। जी,
In some writers of the period, we find this desire for unromantic style degenerating into coarseness and ugliness. Such a one is Jeremy Collier, whose short view of the immortality and profaneness of the English stage caused a great commotion. Thomas Pratt wrote on the newly formed Royal Society in a close, naked, natural way of speaking. John Locke, ये मतलब एक बहुत बड़ा philosopher रहा है, an essay concerning human understanding, wrote with a style dear to bad but clear, यानी कि मतलब जो था वो clear style के अंदर जो है वो हमें यहाँ पे नजर आता है, effective style जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई भी देता है। तो इस तरह से ये रेस्टोरेशन पीरियड के हमें राइटर्स जो है वो मिलते हैं। उसके बाद 18th सेंचुरी प्रोस, जहां पर कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर डेवलपमेंट्स आपको नजर आएंगी, ज्यादा बेहतर प्रोज जो है वो आपको दिखाई देता है, और प्रोज यहां पर अब ऑलमोस्ट अपनी जो फुटिंग्स हैं वो ज्यादा स्ट्रांग कर लेता है। जी यस ओके। तो 18th सेंचुरी जो है वो डाउटलेसली एन एज ऑफ ग्रेट प्रोज है। मैथ्यू आर्नल्ड ने इस दौर को, चूंकि ड्रामा और पोइट्री डिक्लाइन हो चुका था, एलिजाबेथन एज खत्म हो चुकी थी, न्यो क्लासिकल जो थे वो अब उस तरह से एंटीसिपेट नहीं कर रहे थे। मिल्टन के बाद पोइट्री ऑफ द पीरियड वाज प्रोजिक और वर्सिफाइड प्रोज। इस दौर में सिर्फ एक ही हमें बेहतर पोएट नजर आता है, वो है अलेक्जेंडर पोप, रेप ऑफ द लॉक। और इस दौर के अंदर ज्यादा जो है वो हमें प्रोज राइटर नजर आते हैं, एडिसन, स्टीले, स्विफ्ट, डेफो एंड जॉनसन। इसके अलावा जॉन आर्बोटनाट, लॉर्ड ब्लैंकब्रूक, जॉर्ज बर्कले एंड अर्ल ऑफ शैफ्ट्सबरी। जो Arbuthnot were chiefly political and includes the memories of Martinus Scribblers, the history of John Bull and the art of political lying. Bolingbroke prided himself on being both a patron of letters and a man of letters. उसका जो his letter to Sir William Wyndham, a letter on the spirit of patriotism and the idea of patriot king, reflect the टोरी सेंटिमेंट्स। जो टोरी पार्टी थी उस दौर के अंदर, जो पॉलिटिकल पार्टीज का दौर था, ये उस सेंटिमेंट को मतलब और बादशाह की सपोर्ट में मतलब ये जो लोग जो है जो है वो बोल रहे होते हैं, और किस तरह से मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट, टोरी एंड बिग पार्टी का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो किस तरह से हमारे सामने चलता हुआ दिखाई देता है। सो यहां ये राइटर्स हमारे लिए मतलब जो है वो अहम राइटर्स के तौर पर नजर आते हैं। Written with lucidity, vigor, and retortion. Berkeley was a man of great enterprising mind and wrote with much charm and diversity of scientific, philosophical, and metaphysical subjects. ये उसने different subjects के ऊपर लिखा। Among his books are The Principles of Human Knowledge, Three Dialogues Between। अब यहाँ पर आप अंदाजा कर सकते हैं कि यहाँ अब जो जितना भी लिखा जा रहा है वो सारे का सारा पोइट्री की बजाय ज्यादा फोकस जो है वो प्रोज के ऊपर है। और बुक्स ऑफ शेफ्ट्सबरी, ग्रेट केयर एंड एग्जैक्टिट्यूड एंड आर प्लेजेंट एंड लूसिड। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन, मैनर्स, ओपिनियंस एंड टाइम सूटेड द टेस्ट ऑफ द टाइम। फिर इसी तर्ज के साथ हम लोग अगर सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी की बात करें तो डिस्टिंक्ट एडवांस हमें नजर आती है। पीरियोडिकल लिटरेचर occupied a prominent place, diffuse review, Stelis, the Tatler and the Spectator। अब ये वो तमाम चीजें हैं जो यहां हमें नजर आ रहे हैं। द वर्क्स ऑफ एडिसन, इनको मतलब यहां मेंशन करना जरूरी होगा। उसके अलावा दीगर एसेट्स जिसमें स्विफ्ट एंड पो, जिनको हु कंट्रीब्यूटेड टू द पीरियोडिकल्स, उस वक्त पीरियोडिकल्स के अंदर इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। Allegorical prose, narratives were
another feature of the time. For example, Swift's Gulliver Travels and Addison's The Vision of Mirza. लार्ज बॉडी ऑफ रिलीजियस पॉलिटिकल एंड फिलोसॉफिकल वर्क। तो इस दौर के अंदर आपको सैट्रिकल प्रोज बहुत ज्यादा मिलता है, और वो हमारे कोर्स में एक सैट्रिकल प्रोज राइटर जोनाथन स्विफ्ट जो है वो मौजूद है। फिर इस तरह से इन पॉलिटिकल प्रोज स्विफ्ट इज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग, कि जिस अंदाज से इसने पॉलिटिकल प्रोज के ऊपर काम किया, परहैप्स उस तरह से किसी और राइटर ने काम नहीं किया। तो नेचुरली ये हमारे लिए मतलब बहुत ज्यादा इंप्रेसिव जो है वो नजर आता है। मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर जो प्रोज थी सिरा की, वो डेवलप होती है मिडल स्टाइल, ऑफ विच वन ऑफ द चीफ एक्सपोनेंट्स वाज एडिसन, जिसको मिडल स्टाइल जो है कि ना बहुत ज्यादा एलैबोरेटेड हो और ना बहुत ज्यादा इजी गोइंग हो। और हम ये देखते हैं ना, एस्टैब्लिश्ड प्रोज स्टाइल मौजूद था, और ये मिसलेनियस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो रहा था, वो न्यूज़पेपर के लिए, पॉलिटिकल वर्क्स के लिए, एसे, हिस्टोरिकल राइटिंग्स एंड बायोग्राफी। राइटर्स जो थे वो बढ़ रहे थे, रीडर्स जो थे वो बढ़ रहे थे, और प्लेनर स्टाइल वाज प्रैक्टिस्ड बाय स्विफ्ट एंड डिफो। विद दीज टू इन वोग, द ऑर्नेट स्टाइल डिसअपीयर्ड, कि वो जो पीछे स्टाइल था न्यू क्लासिकल का, वो ऑलमोस्ट जो है वो ऑर्नेट स्टाइल डिसअपीयर हो जाता है, री इमर्ज विद जॉनसन एंड गिबन इन द सेकंड हाफ ऑफ द सेंचुरी। और इसको सिर्फ दो लोग जो हैं, वो जॉनसन और गिबन, ये दोनों जो हैं वो इसको दोबारा से रिकॉल करते हैं। हम डेवलपमेंट देखते हैं अ प्रोज इन द हैंड्स ऑफ डॉक्टर जॉनसन, कि डॉक्टर जॉनसन के पास एंड गोल्डस्मिथ, गिबन एंड बर्क, इस दौर के अंदर कई लोग और कई मतलब जो थे मैनी मैनर्स। सिंपलेस्ट प्रोज जो है वो मेनली इन द वर्क्स ऑफ द नॉवेलिस्ट, और यहां नॉवल का आगाज हो चुका है। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि 17th सेंचुरी में, सॉरी 18th सेंचुरी में नॉवल का आगाज हो चुका था, और उसमें कुछ राइटर जो थे वो लिखना शुरू हो गए थे, जिसमें जोसेफ एंड्रयूज, हेनरी फील्डिंग के नाम के तौर पर जो था वो एक मतलब इंपॉर्टेंट नेम मौजूद था, और फिर पमेला, जिसको मतलब जोसेफ एंड्रयू में मतलब जो है वो पहले क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ लिखा गया, बाद में उसको चेंज किया गया। तो सिंपलेस्ट प्रोज ऑफ द पीरियड जो है वो हमें नॉवेल्स में नजर आता है। एडिसन का स्टाइल जो है वो सरवाइव करता है इन द वर्क्स ऑफ गोल्डस्मिथ, इन द लेटर वर्क्स ऑफ जॉनसन। रैम्बलर्स ऐसे में और जॉनसन की राइटिंग में, गिबन और बर्क में आपको ऑर्नेटेड प्रोज नजर आता है। बहरहाल जो है वो प्रोज इस सोलमेट्री ऑफ एक्सप्रेशन आपको दिखाई देता है, रिदम, केडेंस एंड इफेक्ट इज ऑलमोस्ट लिरिकल। जहां पर जो प्रोज है वो आपके सामने ऐसे लगता है कि जैसे वो एक लिरिकल फॉर्म जो है वो हासिल कर चुका है। तो इस तरह से हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह से मतलब दो सेंचुरीज में, 16th एंड 17th सेंचुरी में प्रोज कैसे डेवलप होता है। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह जो मेरा तस्करा होगा आप लोगों के साथ वो ये होगा कि 19th सेंचुरी और आगे ऑनवर्ड 20th सेंचुरी में प्रोज कैसे मूव करता है, वहां पे कौन से लोग हैं जो इसको टेक ऑन करते हैं। और वो लास्ट सेशन होगा हिस्ट्री के हवाले से, और उसके बाद हम नेक्स्ट अपने फर्स्ट ऑथर का या फर्स्ट राइटर का, प्रोज राइटर का आगाज करें।